हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका डे 8 में हमारे डेली पीवाईक्यू रिसर्च एंड डिस्कशन प्रोग्राम में, जिसमें हम डेली यूपीएससी के कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं, उस पर थोड़ी रिसर्च करते हैं। क्यों क्यों रिसर्च करते हैं? क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितने भी मैंने अब तक पीवाईक्यूज देखे उसमें कम से कम यूपीएससी हर साल 40 से 50 मार्क्स के पीवाईक्यूज रिपीट करता है। राइट, या तो पीवाईक्यूज पे बिल्ड होते हैं वो क्वेश्चन, या फिर वो डायरेक्टली भी रिपीटेड होते हैं। कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीट होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज पीवाईक्यू ट्रिक्स एंड कुछ ऐसे लॉजिकल गैसिंग के ट्रिक्स, आई वाज एबल टू स्कोर अराउंड this mark right in 2022. 2021 में भी I was able to clear my GS right. Again, यहाँ पे हम अभी हिस्ट्री का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कल भी हमने यही डिस्कस किया राइट। और इस क्वेश्चन में अगेन हम यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं देख रहे हैं। इस पूरी सीरीज में हम वो ट्रिक्स देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन्हें को क्या चीज सोच के उन्हें अटेम्प्ट करना है राइट, क्या थॉट मन में लेके उन्हें अटेम्प्ट करना है। जैसे इसमें पूछा कि भैया नूनीज नाम का कोई पोर्चुगीज आपका राइटर था जो कि विजयनगर एम्पायर में आया राइट। ये अभी हम पढ़ेंगे कब आया, ये पूरी रिसर्च करेंगे भैया राइट। विजयनगर एम्पायर में आया और इसने कहा कि एम्पायर में जो महिलाएं हैं वो इनमें से किन किन फील्ड में एक्सपर्ट थी। ऑप्शन है रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग एंड सूथसेइंग राइट। ये इसमें इन्होंने बताया हुआ है नूनिस का एक पूरा, आप कह सकते हैं कि नूनिस ने इनमें से किस किस फील्ड को वुमेन एक्सपर्ट से भरा हुआ बताया है राइट। ये बेसिक साइन का क्वेश्चन है। अगेन यहाँ आपको ऐसे क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट करना है आपको एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इस तरीके के एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। भैया नूनीज जब आया तो उसने अपनी एक बुक लिखी होगी राइट, बुक लिखी होगी और बुक में उसने कहीं कहीं बीच बीच में लिखा होगा कि इन इन चीजों में ये जो है महिलाएं एक्सपर्ट हैं। अब या तो चाहिए, अगर यूपीएससी को ऐसा कहीं पे भी कहना है कि हाँ इस चीज में महिलाएं एक्सपर्ट नहीं थी, मान लो अगर यूपीएससी ने क्लेम करना है कि वो रेसलिंग में एक्सपर्ट नहीं थी, इट मींस यूपीएससी का एग्जामिनर कोई ऐसा होना चाहिए जो जिसने ये नूनीज का पूरा अकाउंट पढ़ा हो और जिसको ये श्योर हो कि नूनीज ने कहीं पे भी रेसलिंग की बात नहीं की राइट। तभी तो यूपीएससी क्लेम कर सकता है कि रेसलिंग में महिलाएं एक्सपर्ट नहीं थी, इन 3 चीजों में थी, तभी यूपीएससी क्लेम कर सकता है राइट। इट मींस यूपीएससी ने अभी ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये यूपीएससी ने कहीं ना किसी रिसर्चर के आर्टिकल में पढ़ा होगा कि इन इन चीजों में वो एक्सपर्ट थी। अदरवाइज तो वो कुछ भी दे देती राइट। वो यूपीएससी यहाँ पे अगर उन्होंने आपको इस तरीके के मतलब एलिमिनेशन के लिए इसमें कोई हिंट ही छोड़ना था तो कुछ और दे देती आपको। वो स्काई डाइविंग बोल देती कि हाँ स्काई डाइविंग में वो एक्सपर्ट नहीं थी राइट, इस तरीके से कुछ बोल देती। इट मींस ये जो चारों ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के एग्जामिनर ने पढ़े होंगे। अदरवाइज कोई भी आदमी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि यूपीएससी का एग्जामिनर नूनीज का पूरा अकाउंट पढ़ेगा और खंगाल के लाएगा कि कौन सी चीज उसने मेंशन नहीं की हुई है। तो हम सेफली जा सकते हैं इस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। मैंने भी यही मार्क किया था और ये मेरा सही हुआ राइट, डी ऑप्शन। तो ये लॉजिक आपने उसमें लगाना है, दिस इज। और यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा कि आप नूनीज का पूरा अकाउंट पढ़ो, वो आपसे यही लॉजिक पूछ रहा है कि क्या तुम हमारा पर्सपेक्टिव सोच सकते हो एग्जाम में। तो ये ट्रिक्स आपने उसमें लगानी है ऐसे भी किसी क्वेश्चन में। अगेन हमें यहाँ थोड़ा और रिसर्च करना है विजयनगर पे जो भी फॉरेन ट्रेवलर्स आपके आए थे उस दौर में। तो निकोलो दी कांति नाम का आपने एक फॉरेन ट्रेवलर सुना ही होगा राइट, जो कि विजयनगर में आपके देवराय वन के टाइम पे आए थे। आपने बताना है कि ये कौन से वंश से संबंध रखते थे। चलो ये मैं आपको स्टेटमेंट बेस्ड बनाता हूँ कि देवराय वन वाज रिलेटेड टू द संगम डायनेस्टी। क्या ये बात सही है या नहीं राइट। फिर दूसरा आप कह सकते हैं कि एक अब्दुल रजाक नाम का एक पर्शिया से आया हुआ था आपका विजिटर, जो कि देवराय टू के टाइम पे आया। आपने मुझे ये बताना है देवराय टू इम्पोर्टेंट क्यों है। देवराय टू इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप अगेन एक क्वेश्चन देखोगे 2021 में ही ये पूछा हुआ था हिस्ट्री का, उसमें बताया हुआ था कि जो आपके मार्को पोलो है, नॉट मार्को पोलो, आई थिंक कोई इटालियन उन्होंने ट्रेवलर बताया हुआ था कि जो ये इंडिया में आया, क्या ये देवराय टू के टाइम पे आया?
देवराय 2 बहुत पहले मर चुका था उससे, ठीक। तो इस तरीके से आपके जो ये लिंक है, ये जो नॉलेज है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि देवराय 2 और देवराय 1 ये कौन सी डायनेस्टी से जो है बिलोंग करते थे और लगभग कब तक ये जिंदा रहे, कम से कम इतना आपको आइडिया होना चाहिए। तो अब्दुल रजाक कब आए? देवराय 2 के टाइम पे, राइट। निकोलो दे कांति देवराय 1 के टाइम पे। डोमिंगो पेस एंड बारबोसा, इन दोनों का नाम बस याद रखना, क्योंकि यूपीएससी आपको अगर निकोलो दे कांति या अब्दुल रजाक पे क्वेश्चन पूछेगी भी मैच द फॉलोइंग में, तो कहीं ना कहीं वो कृष्ण देवराय आपको ऑप्शन दे देगी गलत, इनसे लिंक करते हुए, राइट। तो आपने याद रखना कृष्ण देवराय के टाइम पे दो ही ऐसे जो है ट्रेवलर आए जो फेमस थे, एक डोमिंगो पेस और एक बारबोसा, राइट। फिर नूनीज जो है आपका, ये अच्युत देवराय के टाइम पे बहुत बाद में आया, काफी लेट में ये आपके आए, राइट। तो ये कुछ हमने रिवीजन कर लिया स्टैटिक का। नेक्स्ट आता है आपका अगेन, ये इस एक अगेन एक क्लासिक एग्जांपल है आपकी अवेयरनेस का, क्योंकि जब आप 10th, आई थिंक ये 10th क्लास की आपकी एक सोशियोलॉजी की बुक है, उठा के देखना, समाजशास्त्र की या हिस्ट्री की वो बुक रही होगी, उसमें जो प्रस्तावना होती है ना, जो आगे एक प्रीफेस होता है हर बुक का, एक बुक के प्रीफेस के नीचे, राइट, प्रीफेस के नीचे जहां वो संविधान की प्रस्तावना दी होती है एनसीईआरटीज में, उसके नीचे लिखा हुआ था कि मदनापल्ली में क्या हुआ था। वहां से ये क्वेश्चन पूछा, राइट, कि भैया रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नेशनल एंथम है वो मदनापल्ली में आगे ट्रांसलेट किया। ये कहाँ था? एनसीईआरटी में, संविधान की प्रस्तावना के नीचे, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के ये नीचे लिखा हुआ था, बॉटम लाइन थी वहां पे, राइट। तो वहां से ये क्वेश्चन इन्होंने उठा लिया था। सिंपल सा क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश में जो लोकेटेड है आपकी मदनापल्ली नाम की जगह, ये क्यों फेमस है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कि पिंगाली वेंकैया ने जो आपका ट्राई कलर है ये यहाँ पे डिजाइन किया था। ये बात एकदम झूठ है, हमें थोड़ा रिसर्च करना है अब, क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी ये ऑप्शन में पूछ लिया है, अगले साल हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन पे पूछे। तो ट्राई कलर की भी एक अलग स्टोरी है दोस्तों हमारे, तो ट्राई कलर की जरा स्टोरी देखते हैं कि जो पिंगाली वेंकैया है, डिजाइन तो उन्होंने ही किया, किसके कहने पे किया? गांधी जी के कहने पे। याद रखना, गांधी के कहने पे इन्होंने डिजाइन किया। और कहाँ डिजाइन किया? बेजवाड़ा या फिर विजयवाड़ा नाम जो हमारा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1921 में, तो विजयवाड़ा में ये डिजाइन किया गया था। और इसके पीछे एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है कि गांधी ने जो है पिंगाली वेंकैया को बोला कि सेशन से पहले बोला कि भैया आप ऐसा ट्राई कलर हमें, मतलब हमारा जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है उसे डिजाइन करके दो, राइट, डिजाइन करके दो, और मुझे ये नेशनल फ्लैग फिर कांग्रेस के सेशन में पास करवाना है और इसे नेशनल फ्लैग डिक्लेयर करना है जो आपका डिजाइन होगा। तो पिंगाली वेंकैया ने सिर्फ 3 घंटों में ऐसा एक फ्लैग डिजाइन करके दिया जिसमें सिर्फ 2 कलर थे, रेड और ग्रीन। तो अगर इनमें से कुछ भी आपको पता होता तो स्टेटमेंट ए वो एलिमिनेट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला है ट्राई कलर, पर पिंगाली वेंकैया ने जो आपका जो फ्लैग डिजाइन किया उसमें सिर्फ 2 कलर थे, रेड और ग्रीन। ये आपके जो मेजॉरिटी इंडिया के सेक्शंस थे, हिंदू और मुस्लिम, इन्हें रिप्रेजेंट करते थे, राइट। और इसमें जो बीच में आपके चक्र था वो गांधी चक्र हुआ करता था, चरखा हुआ करता था। बाद में इसे रिप्लेस कर दिया गया इंडिपेंडेंट इंडिया में आपके अशोक चक्र से। ये बातें आपने याद रखनी है। तो ट्राई कलर पे हमने थोड़ी ये रिसर्च कर ली, अच्छी कहानी थी। पट्टाभी सीतारमैया लेड क्विट इंडिया मूवमेंट इन आंध्र रीजन, ये बात सही है। पट्टाभी सीतारमैया जो कि आपके आंध्र प्रदेश से ही बिलोंग करते थे और बाद में चल के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो है मध्य प्रदेश के फिर गवर्नर भी बने, राइट। ये मुझे करेक्ट कीजिएगा एक बार, राइट। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो पट्टाभी सीतारमैया आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, ये बात सही है। लेकिन क्विट इंडिया के, आप सभी को पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले हमारी बहुत गिरफ्तारियां हुई थी, मेन लीडर सारे गिरफ्तार हो गए, गांधी, नेहरू वगैरह, और इन्हें भी अंग्रेजों ने नकड़ा और ये क्विट इंडिया के टाइम पे गिरफ्तार थे, 3 साल के लिए जेल में थे। तो ये लीड कैसे कर सकते थे? तो ये भी आपकी गई स्टेटमेंट। ये आपकी सही है कि ये मदनापल्ली नाम की जगह इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ नेशनल एंथम को जो है बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये जो आपका डी ऑप्शन है कि भैया जो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑकलोट ने आपका जो थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में बनाई, ये जो है ये आपके मदनापल्ली में नहीं था, इसका हेडक्वार्टर ये मद्रास में लाया गया था। आप मुझे बताएंगे कि मद्रास से पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश की, हिंदू धर्म के बारे में इनका क्या मानना था, और आप मुझे बताएंगे कि इंडिया में
थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग करने वाली वो कौन सी महिला थी जो कि 1916 में चल के 1916-17 में चल के इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, राइट। मुझे आप उनका नाम बताएंगे और उनकी जो पब्लिकेशन थी इंडिया में वो आप पढ़ के एकदम रिवाइज करेंगे कि कौन सा उन्होंने अखबार इंडिया में चलाया, राइट। तो ये सब हमने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट आते हैं सर ये तो एकदम प्राइम एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल की यूपीएससी डायरेक्टली कैसे कॉपी कर रहा है आपके क्वेश्चन को। ये 2021 का क्वेश्चन है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि यही क्वेश्चन 2022 में कैसे पूछ लिया, राइट। 2022 में कैसे पूछ लिया, 1 साल का गैप भी नहीं लिया यूपीएससी ने रिपीट करने में। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो चंगेज खान का जो इन्वेजन हुआ इंडिया में, ये इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ एंड रीच्ड इंडस इन परसूट ऑफ फ्यूजिटिव ख्वारिज़म प्रिंस। ये आपने कहानी सुन रखी है कि जो आपके ख्वारिज़म के जो उस टाइम के प्रिंस हुआ करते थे, इन्हें पीट के भगा दिया था चंगेज खान ने, और वो इंडस तक आ गए थे, सिंधु नदी तक आ गया चंगेज खान। और इसलिए आया क्योंकि ये जो ख्वारिज़म का प्रिंस है ये इंडिया में एंटर कर चुका था, पर फिर चंगेज खान इंडिया से वापस लौटा। माना जाता है कि इसे गर्मी लगी इंडिया में बहुत। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, राइट। इन दोनों को तो हटा ही दो, इन दोनों को हटा ही दो। नेक्स्ट आता है कि इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्युपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड द इंडस। ये बात भी सही है, और अगर आपने ये पढ़ी होती तो आप 2022 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये तो एकदम झूठ बोला था। ये वही बात है जो मैंने आपको बताया कि वास्को डी गामा देवराय टू, जिस देवराय टू को अभी हमने पीछे स्टडी किया ना विजयनगरा में, उस देवराय टू के टाइम पे क्या वास्को डी गामा आया? नहीं, झूठ बात है। वास्को डी गामा कब पहुंचा? लगभग 1497-98 की बात है। और ये देवराय टू जितना जहां तक मुझे पता है ये लगभग 1440 तक या 1448 तक ये रूल किया इंडिया में, राइट। ये पहले ही मर चुका था। तो ये तीसरी स्टेटमेंट तो एकदम खजल करने के लिए थी। पता होता तो आप इसी को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे और ये आंसर लगा सकते थे। यही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ, देखो यही क्वेश्चन रिपीट हुआ और मैंने ये गलत मार्क किया, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि क्या इन्होंने दिल्ली सीज की या नहीं। मैंने इस पे रिसर्च कर रखी थी इस क्वेश्चन पे, उसके बावजूद मैंने ये गलत मार्क किया। लेकिन पूछा वही था, एग्जैक्ट वही मटेरियल, कि द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन जो है वो इंडिया में जलालुद्दीन के टाइम पे हुआ। ये झूठ बात है, जब हमने ऑलरेडी पिछले साल यूपीएससी ने बता रखा है कि चंगेज खान का पहला जो मंगोल इन्वेजन हुआ वो इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ, राइट। लगभग आपके कह सकते हैं कि ये आपका 1216-17 के आसपास ये जो है पहला मंगोल इन्वेजन इंडिया में हुआ, इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ, राइट। तो ये स्टेटमेंट 1 तो स्टैंड्स इनकरेक्ट, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी बहुत बाद में आया, ये 1300 के बाद की बात कर रहा है जलालुद्दीन खिलजी की बात, राइट। तो ये स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गई, तो इसे एलिमिनेट कर दो, मैंने इसे भी एलिमिनेट कर दिया। एंड नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेटमेंट कि मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पोरेरीली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। ये बात एकदम सही है, राइट। ये बात एकदम सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये स्टेटमेंट 2 से डायरेक्टली पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ देखो मोहम्मद बिन तुगलक, अगले साल भी मोहम्मद बिन तुगलक जो मुल्तान और तैमूर के जो आपके एरिया थे वो ऑक्यूपाई कर लिए थे इन्होंने, किन्होंने? आपके मंगोलों ने। तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो सही थी, ये मैंने सही मार्क कर दी। सेकंड में मैं थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो गया कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके टाइम पे जो मंगोल थे क्या ये दिल्ली तक पहुंचे थे? मुझे लगा कि ये इनकरेक्ट होगी, लेकिन बात याद रखना ये दिल्ली तक पहुंचे थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले बार फिर से कभी पूछे 2023 या 2024 में तो याद रखना कि हाँ एक बार मंगोल दिल्ली तक भी पहुंचे थे, और कब पहुंचे थे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे पहुंचे थे। इतनी बात याद रखना। क्यों पहुंचे थे? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है साउथ में फोकस कर रहा था, उसने पूरा मार्च साउथ में ले गया था वो उस टाइम, और नॉर्थ उस टाइम उसका खाली रह गया था, लीडरलेस हो गया था। तो थोड़ी देर के लिए मंगोलों ने दिल्ली को भी सीज कर लिया था एक बार, राइट। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इस पे रिसर्च नहीं करनी है क्योंकि ये एकदम करंट अफेयर से रिलेटेड है और शायद इसको फिर से नहीं पूछा जाए। ये कुछ ऐसे बाउंसर क्वेश्चन यूपीएससी ने डाल रखे होते हैं जो कि यूपीएससी भी एक्सपेक्ट करता है कि एस्पिरेंट्स तुक्के ना मारे। ये इसीलिए होते हैं तुक्केबाजों को दूर करने के लिए। तो इसमें स्टेटमेंट 2 एलिमिनेट करनी थी बस, सेंट फ्रांसिस जेवियर, जो कि आई थिंक ये आपके स्पेन से, राइट, स्पेन से ये बिलोंग करते थे फ्रांसिस जेवियर। तो जब ये इंडिया में आए गोवा में इन्होंने एक जो ज्यूइस्ट ऑर्डर है, ये अर्लीस्ट ऑर्डर इंडिया में, वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्डर, ये इन्होंने फाउंड किया। ये बात सही है इनकी। लेकिन जो
फ्रांसिस जेवियर है, इनकी एक फेमस कहानी है कि ये इंडिया में आए, उसके बाद ये जापान गए, राइट, जापान गए, जापान के बाद ये चाइना में आए और चाइना में मर गए, और इनकी जो फिर अस्थियां वगैरह हुई ये आपके मलक्का स्ट्रेट के आसपास कहीं पे वहां दबाई गई थी। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है इसे एलिमिनेट करना था बस इससे, और आपका सी आंसर यहाँ पे सही होना था। दिस इज हाउ एलिमिनेशन वर्क्स। जो भी टफ क्वेश्चन है यूपीएससी ने उन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल इजी ऑप्शन दिए होते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको उनमें से कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट पता हो कि वो गलत हो, राइट। तो दिस इज हाउ यूपीएससी प्लेज विद यू। ये एक क्लासिक क्वेश्चन है, याद रखना, चाहे यूपीएससी के 1998 के बाद के क्वेश्चन देख लेना, शायद मिताक्षरा लॉ और दया भागा लॉ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार रिपीट हो चुके थे, फिर भी लोगों ने रिसर्च नहीं किया, और 2021 के जो अटेम्प्ट है उसमें इस ऑप्शन को मैक्सिमम लोगों ने गलत मार्क कर दिया, क्योंकि इतनी डिटेल में यूजुअली मिताक्षरा और दया भागा को पूछा नहीं था। जिन्हें पता नहीं है कि मिताक्षरा और दया भागा क्या है, ये यूजुअली हिंदी स्कूल ऑफ फिलोसफी है, राइट, स्कूल्स ऑफ लॉ है, कानून के कुछ धाराएं हैं, राइट। अब वो क्या है इनकी डिटेलिंग हम अभी पढ़ेंगे। मिताक्षरा और दया भागा अभी के लिए मान लो कि ये कानून है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो मिताक्षरा है ये एक सिविल लॉ है जो कि अपर कास्ट से डील करता है, और दया भागा जो है ये लोअर कास्ट से डील करता है, राइट। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है अभी हम बताएंगे, क्योंकि ये दोनों जो आपकी मिताक्षरा और दया भाग है ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट दोनों से डील करते हैं रिस्पेक्टिवली, ऐसे कोई एक्सक्लूसिव लॉज नहीं है इंडिया में बने हुए, राइट। दूसरा आपका इसमें स्टेटमेंट कहती है कि मिताक्षरा सिस्टम में जो जो आपके सन है दे कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, वेरएज इन दया भागा सिस्टम सिर्फ फादर की डेथ होने के बाद ही प्रॉपर्टी को बच्चे जो है क्लेम कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 आपकी सही है, राइट, स्टेटमेंट 2 आपकी सही है। स्टेटमेंट 3 कहती है कि मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली ऑफ फैमिली, वेयरएज दया भागा डील्स विद द फीमेल आल्सो। ये बात भी एकदम झूठ है। क्यों? क्योंकि अब हम इस पे थोड़ी रिसर्च करेंगे और आगे कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस एक टेबल से इन दोनों पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे एड्रेस कर सकते हो। देखो, जब भी मिताक्षरा और दया भागा की बात आई सबसे पहले देखो इनमें जो डिफरेंस है वो रीजन का डिफरेंस है। जो मिताक्षरा है ये इंडिया के मेनलैंड इंडिया में, राइट, जो आपका सेंट्रल इंडिया हो गया, राइट, आपका नॉर्थ इंडिया हो गया, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता था मिताक्षरा लॉ, राइट। ये एक सिविल लॉ था, राइट, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस का लॉ है ये। और जो दया भाग नाम का लॉ है ये यूजुअली आपके असम और बंगाल के एरिया में आता है। तो मिताक्षरा याद रखना मिट रहा है अक्षर जिसका, ये मिटने वाला कहाँ है? मेनलैंड इंडिया में। और जो दया हो रही है वो कहाँ हो रही है? असम में हो रही है। दया भागा वहां हो रही है। और जो दया भागा लॉ है ये आपके जिमुत वाहन नाम का एक राइटर हुआ करता था, उसने लिखी है। और जो मिताक्षरा है ये चालुक्य कोर्ट में काम करने वाला एक विज्ञानेश्वर नाम का, आपने इनका बहुत नाम सुना होगा, विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर ने ये मिताक्षरा लॉ लिखा है। इतनी बात अभी के लिए आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात, मिताक्षरा लॉ में हमने कहा कि जो मिट गया उसका अक्षर, राइट, जो मिट गया उसका अक्षर, इट मीन्स जो आपकी डेथ हुई है किसी भी फादर की, राइट, उसने अपने जीते जी जो कमिटमेंट की है उसके आधार पे एंटाइटलमेंट हो रही है, राइट राइट। तो उसके अक्षर के आधार पे एंटाइटलमेंट हो रही है। तो इस पूरी फिलॉसफी में क्या हो रहा है कि जो एंटाइटलमेंट हो रही है प्रॉपर्टी की वो बर्थ के आधार पे है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसी वक्त वो फादर की प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड हो जाता है। इट मीन्स बच्चा अपने पिता के जिंदा रहते रहते प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। लेकिन जो दया भाग है इसमें जो फादर की डेथ है वो पहले होनी चाहिए, फिर ही असम और बंगाल के एरिया में, तभी उसी के बाद जो हिंदू जो आपके सन्स हैं वो उसी के बाद प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं। मिताक्षरा जो है ये थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, राइट, ऑर्थोडॉक्स स्कूल है। और वुमेन को इसमें थोड़े कम राइट्स दिए हुए हैं, जो उनका स्त्री धन वगैरह होता है उससे इनके थोड़े कम राइट्स दिए हुए हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे बात की है कि ये मेल मेंबर से ही डील करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट होती है। ये फीमेल से भी डील करता है मिताक्षरा लॉ, बट ये ऑर्थोडॉक्स होने की वजह से वुमेन को कम राइट देता है। लेकिन जो दया भाग है ये आपका मोर लिबरल है और वुमेन को
थोड़े ज्यादा राइट्स देता है। बस इतनी आपने इस पे रिसर्च करनी, तो कुछ ना कुछ हिंट यूपीएससी अगले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छोड़ देगा जो आप यहाँ से कैच कर पाओगे। तो इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ये कहाँ मिलेगी आपको इसकी पीडीएफ? पूरी रिसर्च की पीडीएफ आपको यहाँ यूपीएससी हब नाम के ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को। और अगेन ये पूरी पीडीएफ आपके किसी काम की नहीं है अगर आप लेक्चर्स को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हम रिसर्च में यहाँ पे देख रहे हैं। अदरवाइज अगर आप सिंपल ऐसे जाओ कि भैया पीडीएफ ही देख लेंगे तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा और इसमें आप खजल होते जाएंगे कि क्वेश्चन में तो भैया और ही पूछा है, रिसर्च में आप और ही दे रहे हैं। तो ये सब उस तरीके से नहीं चलेगा, राइट। एंड नेक्स्ट आता है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, कि ये जो भावभूति, हस्तमल्लाह और क्षेमेश्वर है, ये किस चीज के नाम है? अगर आपको पता होता, राइट, भावभूति का आपने नाम सुना जरूर रहा होगा, राइट, भावभूति का नाम थोड़ा बहुत आपने सुना होगा। तो ये जो है ये आपके प्ले राइटर्स हैं, जिसको भी अगर पता होता। लेकिन मान लीजिए ये जो ऑप्शन है, मान लीजिए अगर ये जैन मॉन्क होते, मान लीजिए ये जैन मॉन्क होते, तो कहीं ना कहीं तो आपने हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर का नाम सुना होता, क्योंकि जैन जो फेमस मॉन्क्स हैं हमने उनको स्टडी तो किया हुआ है। इतना ज्यादा हमने बुद्धिज्म पढ़ा, इतना ज्यादा हमने जैनिज्म पढ़ा। अगर ये इतने सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल फिगर्स रहे हैं जैनिज्म में, तो हमने कहीं ना कहीं इन्हें पढ़ा होता। तो इस तरीके से आप ऐसी स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते थे। और जो फिलोसफर हैं, हमने भी फिलोसफी के स्कूल्स को तो पढ़ा हुआ है आर्ट एंड कल्चर में, राइट। आपके जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हो गए, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, और आपके जो नए स्कूल्स हो गए, जैनिज्म, बुद्धिज्म वगैरह, राइट, इन फिलोसफीज को भी हमने पढ़ा हुआ है। अगर ये इतने फेमस फिलोसफर होते कि यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछ लिए, तो हमने कहीं ना कहीं इनका नाम सुना होता भैया, हमने तो नाम ही नहीं सुना। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं या तो टेम्पल आर्किटेक्ट्स हैं या फिर प्ले राइटर्स हैं, राइट। तो यूजुअली जो है यूपीएससी इन्हीं चीजों पे, मान लीजिए यूपीएससी कई बार ये भी पूछ लेता है कि टर्म पूछ लेता है, ये टर्म किस चीज से डील करती है। तो नॉर्मली या तो वो आपकी गिल्ड से डील कर रही होती है या फिर वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से डील कर रही होती है। यूपीएससी के ये फेवरेट एरियाज है कुछ, वैसे ही ये प्ले राइटर्स हैं। आप मुझे बताएंगे, आप बताएंगे नहीं, इस बार आप खुद रिसर्च करेंगे, कालिदास पे रिसर्च करेंगे, राइट, आपके भाष पे रिसर्च करेंगे, भाष ने क्या क्या लिखा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, राइट, सीडीएस में बहुत बने हैं। और आप बाकी कुछ 1-2 प्ले राइटर्स को और रिसर्च करेंगे जरा, ताकि आपका थोड़ा रिवीजन होता रहे। बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। गाइस, अगर आपको ये लेक्चर्स थोड़ा भी हेल्प कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए, मुझे आपकी फीडबैक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छी फीडबैक हो, बुरी फीडबैक हो, कुछ भी दो, एंड सपोर्ट गाइस। और आप क्या है कि लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी जर्नी, हैप्पी लर्निंग।